Good morning, guys. Welcome back. We are continuing our discussion on the UPSC 2024 मेंस क्वेश्चंस. अब देखो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है. एग्जाम होने के बाद तो आंसर करना आसान होता है क्योंकि आपके पास सारा गूगल होता है. बट यहां पे हमारी अप्रोच क्या होने वाली है. वी आर गोइंग टू बी यूजिंग आवर प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी विल बी फेस्ड इन द एग्जाम. क्योंकि एग्जाम में हमारे पास आंसर नहीं होगा, एग्जाम में हमारे पास होगा प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन. तो वही हमारी अप्रोच रहेगी. हर क्वेश्चन में वी विल सी कि प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज क्या है जो हमें जाननी चाहिए और उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में. यहां तक क्लियर है. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. अब देखो व्हाट डज दिस क्वेश्चन टॉक अबाउट. दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट what were the factors responsible for the successful implementation of land reforms. तो ये कौन सा टॉपिक आ गया. This topic is from land reforms. Let's first try to understand कि ये land reforms में आपको लिखना क्या होगा and then obviously I'll give you some time and then we will discuss the question in depth. अब देखो what were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country. Straightforward question है. Obviously किसी भी क्वेश्चन के तीन पार्ट होंगे. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. अब देखो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको जो मर्जी लिखना है लिख दीजिए. लैंड रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन 1950s विद एन एजेंडा ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द सोशलिस्ट पैराडाइम. या कुछ और लिखना है तो लिख दीजिए लैंड बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट center tried to undertake the redistribution of the land resources. However, the impact varied state wise. ये आप कर सकते हैं इस वाले. this you can try in this land reforms. कुछ भी आप इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. you can make this introduction as you go along. However, बॉडी में ध्यान रखिएगा. देखो एक गलती इसमें आप क्या करोगे. एक गलती आप करोगे कि इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सीधा लिखने लग जाओगे क्या ठीक हुआ क्या ठीक नहीं हुआ. अब देखो यहां पे गलती क्या करोगे आप. नॉट गिविंग अ कनेक्टिंग लाइन. एक कनेक्टिंग लाइन देना आपके लिए यहां पे है जरूरी. कनेक्टिंग लाइन दे दीजिएगा, कुछ फैक्टर्स लिख दीजिएगा एंड ऑब्वियसली देन राइट डाउन a conclusion. This conclusion should ideally be forward looking conclusion. I hope that is clear. Please take your 7 minutes and try to answer this question. We'll meet in some time.
चलो, आई होप यू हैव टेकन द टाइम एंड यू हैव रिटन समथिंग एट लीस्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन. अब देखो, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट शुड बी द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या होनी चाहिए थी? प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स. एक तो आपको पता होना चाहिए था लैंड रिफॉर्म्स के इवोल्यूशन के बारे में. इवोल्यूशन थ्रू वेरियस फेजेस. दूसरा आपको पता होना चाहिए था लैंड रिफॉर्म्स के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट उसके स्टेट वाइज वेरिएंस के बारे में. और इसी में आ जाएगा आपका वाई सक्सीडेड एंड वाई फेल्ड. घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जाता है. 2024 में पूछ लिया व्हाई डिड इट सक्सीड. कभी आगे हो सकता है दोबारा पूछ ले, ऑलरेडी पूछा हुआ है, लेकिन कभी हो सकता है दोबारा पूछ ले व्हाई डिड इट फेल. घुमा फिरा के लैंड रिफॉर्म से यही क्वेश्चन बनता है. अगेन let's discuss the first thing first, evolution through various phases. अब देखिए, evolution of land reforms. देखो, इसमें आप गलती क्या करते हो कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ोगे 1950s में जो एम्फेसिस था, क्या उसके बाद और कोई चेंज नहीं हुआ होगा लैंड रिफॉर्म्स में? 1950s में जो 3 एक्ट्स पास कर दिए, क्या हमेशा अनंत काल तक वही ही इशू रहेंगे? उसके बाद कोई एरा में चेंज ही नहीं आया होगा? यहां पे आप गलती करते हो पढ़ने में. एंड दिस इज वेयर यू नीड टू बी वेरी, एंड दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू नीड टू नो इवोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब देखो, लैंड रिफॉर्म्स में लार्जली 4 फेजेस आते हैं. 1950 से 1972 तक दिस इज फेज 1. 1972 से लेके 1985 तक अराउंड दिस इज फेज 2. 1985 से 1995 तक दिस इज फेज 3. और 1995 से चल रहा है करंट फेज विच इज योर फेज 4. इसी बीच में 2013 में हम लेके आए थे नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी. ऑब्वियसली इस पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन नहीं है, पिछली सरकार का है और बहुत ज्यादा इस पे न्यूज में भी नहीं इंपैक्ट हो रहा है. तो नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो अनलाइकली है, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस डेकेड्स. अब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज, व्हाट वाज द एम्फेसिस? यहां पे एम्फेसिस था ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन पे तो हमेशा ही एम्फेसिस रहेगा, लेकिन एक्सेसिव एम्फेसिस रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन पे इस फेज में. देखो, हमेशा ध्यान रखना, whenever we will talk about a phase, every phase will have a certain characteristic. Just because one characteristic is being favored does not mean others were ignored completely. For example, अभी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि पूरे दिन भर में और कुछ नहीं करेंगे? आई होप नॉट. आई होप आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, बट अभी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अभी आपका फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन. किसी और फेज में कोई और फोकस होगा आपका. हैविंग सेड दैट, रीडिस्ट्रीब्यूशन जब आपका था तो सवाल आता है हाउ डिड यू प्लान ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग. अब इसके लिए 3 एक्ट्स लेके आए थे. एक था एबॉलिशन ऑफ
इंटरमीडियरीज, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स, कहीं कहीं पे बोलते हैं जमींदारी अबॉलिशन एक्ट। देन आया था लैंड सीलिंग एक्ट्स एंड लैंड tenancy acts. Why are we calling it acts? Because even though first amendment के बाद सेंटर ने थोड़ी बहुत पावर तो ले ली थी, still there were certain issues. क्यों? सबसे मेजर इशू था कि भैया लैंड वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट, सिंस इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट्स को इस पे लॉ बनाना जरूरी है। ठीक है, स्टेट्स को इस पे लॉ बनाना जरूरी था। स्टेट्स को लॉ बनाना जरूरी था, इसका जाहिर सी बात है क्या कि हर स्टेट अपने हिसाब से लॉ बनाएगी, देयरफॉर देयर विल बी वेरिएंस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। अब इनमें हुआ क्या, इनमें आ गए बहुत सारे इश्यूज, और वो थे मेजरली लीगल लूपहोल्स। अब ये लीगल लूपहोल्स क्या हुए, इन सभी में बहुत सारे लीगल लूपहोल्स निकल के आ रहे थे। क्या क्या लीगल लूपहोल्स निकल के आ रहे थे, देखो सबसे पहला लूपहोल तो यही था कि भैया आर्टिकल 19(1)(f जो कि था राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वो था फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। तो उसकी वजह से आप सीधा सीधा किसी की जागीरदारी नहीं ले सकते थे। ठीक है, किसी की जागीरदारी या फिर किसी की जमींदारी आप ऐसे सीधा डायरेक्टली नहीं ले सकते थे। इट वाज ओपन टू द इंटरप्रिटेशन इन दी कोर्ट्स। सेकंड, अब देखो लैंड सीलिंग और लैंड टेनेंसी एक्ट्स को भी बहुत तरीके से बाईपास किया गया। फॉर एग्जांपल लैंड सीलिंग एक्ट को कैसे बाईपास किया गया, देखो लैंड सीलिंग एक्ट में हमने किया क्या था, लैंड सीलिंग एक्ट में हमने किया क्या था, अंडर दिस लैंड सीलिंग एक्ट व्हाट डिड वी डू वाज हमने कहा कि भैया एक जो हाउस होल्ड है वो एक पर्टिकुलर लैंड के अबव, वो एक पर्टिकुलर सीलिंग के बियॉन्ड लैंड नहीं रख सकता। मान लीजिए 10 एकड़ आपके पास लैंड है और सरकार ने कहा आप सिर्फ 5 एकड़ लैंड रख सकते हैं, तो बाकी का 5 एकड़ लैंड आपसे ले लिया जाएगा एंड किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। सो योर मैक्सिमम लैंड होल्डिंग वाज सील्ड और उस पर लग गई थी एक अपर लिमिट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट लैंड सीलिंग। लैंड टेनेंसी एक्ट में क्या था, लैंड टेनेंसी एक्ट में हमने किया था कि जो भी टिलर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, जो भी टेनेंट फार्मर्स हैं जो कि किसी और की लैंड पे टिल करते हैं, उनका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो होता नहीं है। तो उनका क्योंकि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है, इस वजह से उनका काफी एक्सप्लॉयटेशन होता है। फॉर एग्जांपल अराउंड 60 to 70% ऑफ देयर शेयर क्रॉपिंग गोज टू दी लैंड ओनर, मतलब 50 to 60% प्रॉफिट या 50 to 60% रेवेन्यू शेयर करते हैं विद दी टेनेंट, विद दी ओनर। खुद सोचो, इट इज जस्ट लाइक कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 50 रुपए तो डायरेक्टली आपका, जैसे मान लो कोई और ही लेके चला जा रहा है, जैसे टैक्स में आपकी फैमिली के लिए यूज ही नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि आप अगले महीने हो नहीं हो, मकान मालिक आएगा या फिर जो जमीन का मालिक है वो आएगा, अगले दिन बोलेगा निकल लो, तो आपको जाना पड़ेगा, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। इन एक्ट्स में हमने उनको कोशिश किया गया कि भैया वी शुड गिव देम कि शेयर क्रॉपिंग का परसेंटेज वाज कैप्ड एट 20 to 25%। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था कि भैया 11 महीने तक ये रहेगा, अगर निकालना है तो कुछ महीने पहले, जैसे आप अगर कहीं पे रेंट ले रहे हैं तो 1 महीने का नोटिस होता है। सिमिलरली यहां पे भी नोटिस पीरियड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अगेन स्टेट्स इन डिफरेंट लॉज इसको बनाए। अब देखो इनको बाईपास कैसे किया गया, लैंड सीलिंग एक्ट। अब देखो हर लॉ जब बनेगा तो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको उसमें देने पड़ेंगे एग्जेम्पशंस। ऐसा ही एक एग्जेम्पशन था, हमने कहा कि यार द विडोड विमेन और डाइवोर्स्ड विमेन शुड आल्सो हैव क्लेम्स ऑन द लैंड। विडोड विमेन और डाइवोर्स्ड विमेन शुड आल्सो हैव क्लेम्स ओवर द लैंड। तो एक हाउस होल्ड की लैंड हो सकती थी और एक
पूरे के पूरे हाउस होल्ड की लैंड हो सकती थी, और डाइवोर्स विमेन को भी अलग से लैंड का हक दिया। तो लोगों ने क्या किया, men and women divorced each other, kept on living under the same roof and essentially doubled their land holding size. एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया, सेम घर के अंदर रह रहे थे और लैंड होल्डिंग को डबल कर लिया, क्योंकि अब डाइवोर्स वुमेन के पास भी अलग लैंड रहेगी और पति के पास भी अलग लैंड रहेगी। यह असली में दर्शाता है कि प्रेम तो दिलों का संबंध है। अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड लव इन आइदर केस। दैट इज हाउ दिस लैंड सीलिंग एक्ट्स वर बाईपास्ड। देन सी लैंड टेनेंसी एक्ट। लैंड टेनेंसी एक्ट में टेनेंट फार्मर बहुत खुश हुआ। लैंड टेनेंसी एक्ट में टेनेंट फार्मर बहुत खुश हुआ कि देखो ए बिग फार्मर, अब तुम मेरा शोषण नहीं कर सकते, ये देखो एक्ट आया है, सरकार ने लगाया है। बिग फार्मर परेशान, देखो 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 देखो, देखे तुम, समझ में आया तुमको? बिग फार्मर इधर आ, क्या है, इधर आ, इधर आ, क्या है, इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है इफ आई कीप यू एज अ टेनेंट। नहीं रख रहा, चल भाग यहां से, भगा दिया। वो जाके करेगा क्या? और कोई ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं इनकम की, उसको आता है सिर्फ खेती बाड़ी, कंस्ट्रक्शन में आप अभी उसको बाकी के सेक्टर्स में, नॉन फार्म एक्टिविटीज में आप उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके पास ले दे के बचेगा क्या? अच्छा ठीक है भैया, कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, हमारी आपसी सहमति से I will continue to be your tenant farmer and I will continue to share my produce with you because I'm working in your field. I hope that point is clear, guys. So this is how these things were bypassed. So इससे बढ़ गई informalization, इससे land sealing acts को the loopholes were exploited. Loopholes were exploited. इससे इन सारे एक्ट्स को हम लोगों ने बाईपास कर लिया था। फिर देखो सेकेंड फेज में क्या एम्फेसिस आया। When we talk about the second phase of land reforms, अब सेकेंड फेज में अनकल्टिवेटेड एंड फैलो लैंड पे फोकस किया। भैया जिस पे काम चल रहा था उसको तो रिडिस्ट्रीब्यूट करके उसको तो काम कर लिया, अब नेक्स्ट फेज में जो खाली पड़ी है उसको यूज करना स्टार्ट करो। सो दिस वाज फोकस्ड, अनकल्टिवेटेड लैंड एंड फैलो लैंड वाज फोकस्ड एंड ब्रॉट अंडर एग्रीकल्चर। अगर ध्यान दो, सो दिस पीरियड ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। फर्स्ट फेज का टुवर्ड्स द एंड एंड सेकेंड फेज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। तो इसमें हमें लैंड की और ज्यादा जरूरत थी। सेकेंड फेज में क्या हुआ देखो, सॉरी थर्ड फेज में क्या हुआ देखो। थर्ड फेज में अब यहां तक ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एन इनपुट इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन व्हिच मेंट कि बहुत ज्यादा वाटर, फर्टिलाइजर, सब कुछ बहुत ज्यादा तरीके से यूज हो रहा था। फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हो रहा था तो लैंड की फर्टिलिटी कम होगी, वाटर ज्यादा यूज हो रहा था तो ग्राउंड वाटर टेबल इंपैक्ट होने लगेगा, विच इज वाई नाउ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन was focused. तो लैंड रिफॉर्म्स फेज 3 में किस चीज पे फोकस किए? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे। और इसको हम और कैसे सब्सटैंशिएट कर सकते हैं? इसी टाइम पे आया था थिंग्स लाइक कमांड एरिया डेवलपमेंट, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट, ड्रॉट प्रोन एरिया, डेजर्ट एरिया, इन सबको फोकस किया था। एट द सेम टाइम यहीं पे हमने एस्टैब्लिश किया था वाटरशेड डेवलपमेंट एजेंसी।
यहीं पे हमने किया था वाटरशेड डेवलपमेंट एजेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। और फोर्थ फेज में अब हम क्या करना चाह रहे हैं? इन द फोर्थ फेज वी आर फोकसिंग ऑन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। और ये क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि डिस्प्यूट्स कम हो, डिस्प्यूट्स कम हो। एट द सेम टाइम वी आर नाउ फोकसिंग ऑन SC/ST प्लस फॉरेस्ट राइट्स। इसीलिए अगर ध्यान दोगे तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है कब? 2006 में। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब आया है? 2006 में। बहुत लंबा सा नाम है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। सो ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड इन दिस फेज। इसीलिए अभी इनफैक्ट कुछ साल पहले एक और क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में भी आता ही रहता है, नेशनल डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन रहती है, एंड दैट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आई होप यहां तक क्लियर है। एक ओवरव्यू मिल गया होगा लैंड रिफॉर्म्स का। अब इसमें देखो, हैविंग कंप्लीटेड इट, सो दिस वाज द इवोल्यूशन थ्रू वेरियस फेजेस। अब सवाल आता है स्टेट वाइज वेरिएंस क्यों हुई? उसका रीजन ये था कि जो सक्सीड किए और जो फेल किए, जो फेल किए उनकी अप्रोच थी फ्रॉम द टॉप अप्रोच, मतलब टॉप डाउन अप्रोच थी। टॉप डाउन अप्रोच ओनली, मतलब बस लॉ बना दिया और लॉ बना दिया तो काम ठीक हो जाएगा। ये तो वही मतलब हुआ कि मर्डर को लीगल कर दिया तो ब्लू ड्रम में लोग नहीं मिलेंगे। सिर्फ इलीगल करने से ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज बंद हो जाएगी, बट वही अप्रोच थी उस वाले केस में। इस वाले केस में हमने क्या किया? व्हाई डिड इट सक्सीड? बिकॉज टॉप डाउन was met with बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब हुआ कि भैया लॉज क्लियरली फ्रेम किए, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव थी। बॉटम अप का मतलब हुआ पेजेंट्स को भी मोबिलाइज किया गया, पेजेंट्स को भी मोबिलाइज किया गया, प्लस बढ़ाई गई अवेयरनेस, बढ़ाई गई अवेयरनेस। बाकी जगह सिर्फ एक चीज पे फोकस किया गया था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब इसी की वजह से हमें मिला था क्या? स्टेट वाइज वेरिएंस मिला था। इसी की वजह से हमें क्या मिला था? स्टेट वाइज वेरिएंस मिला था। इंडिया, अब देखो यूपी और वेस्ट बंगाल, यूपी एंड वेस्ट बंगाल ने जमींदारी अबॉलिशन पे काम किया। यूपी एंड वेस्ट बंगाल ने जमींदारी अबॉलिशन पे काम किया और इसकी वजह से रूरल डायनामिक्स चेंज हो गए। इसकी वजह से रूरल डायनामिक्स चेंज्ड, रूरल पावर स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हुआ। वेस्ट बंगाल ने बॉटम अप अप्रोच को भी काफी फोकस किया था। यहां पे हुआ था ऑपरेशन बांगा, और इसने पेजेंट मोबिलाइजेशन पे काम किया। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र ने क्लियर
लॉज एनैक्ट किए, क्लियर लॉज एनैक्ट किए। इवन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड ऑब्वियसली केरला, यहां पे भी काफी सक्सेसफुल हुआ बिकॉज बॉटम लेवल और ग्रास रूट लेवल मोबिलाइजेशन, यहां पे हुई क्या, ग्रास रूट लेवल मोबिलाइजेशन। लोगों को भेजा गया, एडमिनिस्ट्रेशन वाले गए एंड दे टॉक्ड विद द वेरियस पीपल देयर इन द villages, and that helped the better implementation of these land reforms. So to summarize, I hope आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, but to summarize this, आंसर में क्या क्या लिखोगे, पॉइंट्स में क्या क्या लिखोगे, किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, दो ही तीन चीजें होंगी। एक होगा पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब जैसे स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड बिहार, वहां पे ये सक्सेसफुल नहीं था। पॉलिटिकल कमिटमेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म, बॉटम अप अप्रोच, एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। घुमा फिरा के यही तीन चार पॉइंट्स लिख दीजिएगा, सबका वही होगा और इस पे बेटर रहेगा कि कुछ ना कुछ आप एग्जांपल्स दे दीजिए। यूपी, बंगाल, वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है इसमें वेस्ट बंगाल एंड केरला, विच इज ऑल्सो वाई यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज भी काफी प्रेवलेंट है। सो मेजर सक्सेस इनमें हुई थी एंड देन माइल्ड सक्सेस हमें मिलती है इन स्टेट्स लाइक यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। माइल्ड टू गुड। और स्टेट्स लाइक बिहार में ये बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, which is why caste dynamics is still an important part of the Bihar elections. I hope this question is clear. Let's move on to the next question, last question for the day. अब देखो नेक्स्ट आता है क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगेन तीन चीजें होंगी, वन विल बी योर इंट्रोडक्शन, योर बॉडी एंड योर कंक्लूजन। सवाल आता है इंट्रोडक्शन में क्या दोगे, कुछ भी बकवास लिख दो, जो मर्जी आना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ध्यान रखो, एनी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इज अ गुड इंट्रोडक्शन और अ कंक्लूजन एज लॉन्ग एज इट इज नॉट कंप्लीटली रबिश। जब तक ही निहायती वाहियात आंसर नहीं लिख रहे हो, इट इज गुड। प्रॉब्लम आ जाती है जब आप सोचते हैं कि आई विल राइट एन आउटवर्डली आंसर, I will write an outwardly introduction, and that is where don't let perfection be the enemy of good. आप आंसर राइटिंग करने में रुकते ही इसीलिए हो because you bring perfection as an enemy and not as an aid of answer writing. पहले decent लिखो, उसके बाद good आओगे, फिर better best होते रहोगे। टाइम है, एवोल्यूशन है। पैदा होते ही भागने नहीं लगे थे, पैदा होके पहले रेंगे थे। इनफैक्ट पहले तो चल भी नहीं पाते थे, करवट भी नहीं पलट पाते थे। करवट पलटो, चलो, सब हो जाएगा, बट अगेन इट्स अ प्रोसेस दैट यू नीड टू अंडरगो। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप दो चीजें लिख सकते हैं, या तो आप मिलेट्स पे फोकस कर सकते हैं या फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में फोकस कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बॉडी में मिलेट्स की जम के तारीफ कीजिए, बट एक गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ मिलेट्स की तारीफ कर रहे हैं। Please make sure that you are linking it with the health and nutritional security in
इंडिया, एंड देन कंक्लूजन में लिख दीजिएगा वे फॉरवर्ड, जो मर्जी है लिख दीजिए, नॉर्मल सा आंसर लिख दीजिए कि भैया गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू फोकस मोर ऑन मिलेट्स एंड दिस एंड द indigenous eating pattern to make India a healthier and nutritional country. जैसे मर्जी लिखना है आप इसको लिख सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा इशू उसमें नहीं है. Take your 7 minutes and please try to write the answer.
चलिए, आई होप यू हैव रिटन द आंसर. लेट्स ट्राई टू राइट द आंसर और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट. देखो, मिलेट्स अगर बात करोगे तो हमें तो ये सब चीजें नहीं पता होंगी, बट हमारे पेरेंट्स या डेफिनेटली ग्रैंड पेरेंट्स को तो डेफिनेटली पता होगा दैट पहले अभी जो राइस और व्हीट हमारी स्टेपल डाइट में का पार्ट बन गया है, पहले नहीं था. पहले स्टेपल डाइट का पार्ट होता था मिलेट्स ही. ठीक है, पहले स्टेपल डाइट का पार्ट होता था बाजरा, ज्वार, यही सब हमारी स्टेपल डाइट का पार्ट होता था. ऑब्वियसली इन कोर्स ऑफ टाइम एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हमारे उस समय की एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम की वजह से वी हैड टू स्विच टू राइस एंड व्हीट सिस्टम. बट उसकी वजह से हमें काफी सारे इश्यूज भी होने लगे हैं. तो इसमें सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी है. एक है भैया हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कंसर्न है क्या इंडिया का, और उसको आपको रिलेट करना है हाउ मिलेट्स कैन हेल्प. हाउ मिलेट्स कैन हेल्प. अब देखो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का कंसर्न क्या है. राइस एंड व्हीट की वजह से, राइस एंड व्हीट की ओवर डोमिनेंस की वजह से एक हो रहा है क्या, वाटर टेबल डिप्लीशन, फिर सॉयल इनफर्टिलिटी, फिर हो रहा है क्या, सॉयल इनफर्टिलिटी. इसकी वजह से हेल्थ इज गेटिंग इंपैक्टेड. हाउ, आप लिखिए कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया बन गया है. राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पंजाब. राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पंजाब हैव बिकम कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि जितने भी वाटर डिप्लीट हो गया तो वाटर कंटामिनेशन हो गया. वाटर कंटामिनेशन हो गया तो उस पानी को जब यूज करना स्टार्ट किया है, उस वजह से कैंसर के पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं और फर्टिलाइजर्स की वजह से प्रॉब्लम्स और हो ही रही हैं. तो इस वजह से भी हमें वी नीड टू शिफ्ट. और क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी, और हमारी प्रॉब्लम है कि भैया मैल न्यूट्रिशन. एक है ओबेसिटी विच इज ओवर न्यूट्रिशन, और एक है हिडन हंगर. एक है हिडन हंगर विच इज अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन का मतलब हुआ राइस और व्हीट खा के आपको सिर्फ कार्ब्स मिल रहे हैं, आपको कोई न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं मिल रहा है, अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं है. व्हाट अबाउट प्रोटीन, व्हाट अबाउट आयरन, व्हाट अबाउट फोलेट्स. सो ये सारी चीजें आपको नहीं, हम लोग को नहीं मिल पा रही हैं बिकॉज ऑफ द राइस एंड व्हीट सिस्टम. लार्जली ये रेलेवेंट चीजें हैं फॉर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कंसर्न. नाउ लेट्स सी हाउ कैन मिलेट्स हेल्प. अब देखो, अब इसमें मिलेट्स कैसे हेल्प कर सकती हैं. देखो, मिलेट्स वाटर इंटेंसिव नहीं होती है, वाटर इंटेंसिव नहीं है. प्लस इसका मतलब वो राजस्थान ड्रॉट प्रोन रीजन्स के लिए भी ये बेटर है. कहीं पे अगर सूखा पड़ रहा है वहां पे मिलेट्स भी उगाने से बेटर हो जाएगा, उसकी यील्ड भी कम नहीं होती है. एट
द सेम टाइम इंडिजिनस है ये. Most of the rice and wheat that we consume is at the HYVs that we consume are non-indigenous. बाहर की varieties हैं ये सारी की सारी. उस समय जरूरत थी इसलिए ले आए थे, अब जरूरत नहीं है. So obviously we should shift to indigenous varieties. Then soil fertility पे कैसे impact करता है? How does it impact? Soil fertility. Soil fertility पे impact करता है. It repairs soil प्लस इसके लिए फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए. वी नीड लेसर फर्टिलाइजर्स. अगर लेसर फर्टिलाइजर्स हैं तो ऑब्वियसली ये वाला इशू अपने आप कॉम्बैट हो जाता है. तो इस सब से क्या नहीं होगा? वाटर कंटैमिनेशन नहीं होगा. एंड वाटर कंटैमिनेशन नहीं होगा, देयरफॉर हेल्थ यहां से इंप्रूव होगी. फिर माल न्यूट्रिशन को कैसे कवर करता है? सबसे पहला तो भैया नॉट वेरी कार्ब हाई. कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट कंपेयर टू राइस एंड व्हीट ये काफी हाई नहीं होता. एट द सेम टाइम हिडन हंगर को, सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसका क्या? हिडन हंगर. सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्या? हिडन हंगर को कंट्रोल करना. सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्या? हिडन हंगर को कंट्रोल करना. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट समटाइम्स न्यूट्री सीरियल्स, और वी ऑल्सो कॉल इट श्री अन्न. और ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज भैया ये प्रोटीन रिच है. दिस इज प्रोटीन रिच प्लस फोलेट्स या फिर आयरन, उसके सारे हिडन हंगर भी ये काउंटर करता है. सो दिस इज व्हाट द बेनिफिट्स आर. यहां पे प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं कि हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट लिखें, बट यू हैव टू लिंक दीज पॉइंट्स विद द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन में पूछा है ensuring हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया, तो आपको वो लिंक करना पड़ेगा. और वहीं पे बात आ जाती है आर्टिकुलेशन की, और वहीं पे आपको वो लिंक बैठाना पड़ेगा अपने वर्ड्स में. दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क हार्ड. आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल डिस्कस अनदर 2 questions. थैंक यू सो मच गाइस.